साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला न्यायाधीश रामपाल जाट ने आज भगवंत विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच बच्चों महिलाओं के अधिकारों, संरक्षण या अधिकारों की रक्षा, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति अधिकार, विवाह कानून और शिक्षा के अधिकार, विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया तथा बताया कि महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार के संबंध में जो विशेष अधिनियम बनाए गए हैं उनकी कैसे पालना करें तथा वे किस प्रकार से उनके लिए हितकारी हो सकते हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, उनका शोषण और उनके साथ जो अश्लीलता की जाती है उससे वे कैसे बचें और अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ें, इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि यदि एफआईआर थाने में दर्ज नहीं होती है तो कैसे उसे थाने में दर्ज करवाया जावे। एवं उन्होंने बताया कि यदि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है या कोई महिला यौन उत्पीड़न से प्रभावित होती है तो वह महिला समाज में अपनी व अपने परिवार की बदनामी के डर से मौन रहती है। वह मीन न रहे और खुलकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को पुलिस के सामने रखे। उसका नाम व पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है, ऐसे प्रावधान है। इसलिए महिलाएं अब डरे नहीं। घरेलू हिंसा के संबंध में विस्तार से चर्चा की एवं एक के माध्यम से महिलाओं को कैसे लाभ हो, इसको सचिव ने विस्तृत रूप से बताया। डायन प्रथा क्या है और किस तरह से डायन प्रथा अभी भी गांवों में और जो सामाजिक रूप से कम विकसित लोग हैं उनके बीच में इस तरह की कुरीतियां समाज में संचालित हो रही है, उन्हें समाप्त करने पर बल दिया। शिक्षा के अधिकार के विषय में बताया गया, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक जागरूकता अभियान, निःशुल्क विधिक सहायता व लोक अदालत के आयोजनों के बारे में बताते हुए कहा कि जो गरीब व्यक्ति है उन्हें न्याय कैसे मिले, इसके लिए विधिक सेवा अधिनियम 1987 का गठन हुआ और इसका उद्देश्य है कि वंचित एवं कोई भी व्यक्ति जो न्याय की अपेक्षा रखता है उसको निःशुल्क एवं निष्पक्ष न्याय यहां से अवश्य प्राप्त होगा। उक्त कार्यक्रम में प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अमिताभ वाही, रजिस्ट्रार डॉक्टर बीके चतुर्वेदी, उप रजिस्ट्रार सीएम राजौरिया, डीन डॉक्टर राजीव सिंह और एचओडी डॉक्टर दुष्यंत कुमार आदि मौजूद रहे। दबाव बनाया और पॉक्सो एक्ट लाई। पॉक्सो एक्ट के तहत जो प्रावधान लाए गए हैं वो जेंडर न्यूट्रल है। उसमें न केवल बालिकाओं को शामिल किया गया है बल्कि उसके बालक भी हैं, और बालक इसको माना है जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनको बालक माना गया है। 2013 का एक कानून आया जो जेंडर न्यूट्रल है। इसमें जो लैंगिक हिंसा है बच्चों के प्रति उसको काफी कठोर बनाया गया है। इसमें भी वही प्रावधान डाले गए हैं जो आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में रेप के प्रावधान थे, लेकिन ये प्रावधान छोटे बच्चों के संबंध में लागू हुए हैं। जो आईपीसी में रेप के प्रावधान है वो छोटे बच्चों से भी संबंधित है और मेजर जो वयस्क लोग हैं उनसे, महिलाएं हैं उनसे भी संबंधित है। पॉक्सो एक्ट कार्य रूप में आए जाने के पश्चात हर जिले में जिस प्रकार से न्यायालय खोले गए हैं, कस्बे के कुमावत समाज के युवाओं ने मौजधाम की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सुधारने की कड़ी में मौजधाम की सफाई करते हुए वृक्षारोपण किया। साथ ही अंतिम यात्रा में साथ देने वाले यात्रियों के बैठने के लिए सीमेंट की 11 कुर्सियां भी लगवाई है। कुमावत युवा ब्रिगेड के सदस्य विनय कुमावत ने बताया कि विगत दिनों उन्हें किसी अंत्येष्टि में शामिल होने का मौका मिला, तब शमशान की दशा देखकर उनके मन में कुछ सुधार करने की इच्छा जागृत हुई, जिस पर उन्होंने समाज के युवा मित्रों को इन स्थितियों के बारे में जानकारी दी।
इस पर सभी युवा साथियों के सहयोग से उन्होंने मौजधाम की सफाई करने के बाद वृक्षारोपण का कार्य किया। साथ ही युवाओं के सहयोग से 12 सीमेंटेड कुर्सियां बनवाई गई, जिनमें से एक कुर्सी महासिंह बाबा के स्थान पर रखवाई गई तथा 11 कुर्सियां मौजधाम में रखवाई गई। गौरतलब है कि विगत दिनों कस्बे के ग्रामीणों ने मौजधाम के बाहर हो रखी गंदगी को लेकर आक्रोश जाहिर किया था, जिसके बावजूद भी स्थानीय ग्राम पंचायत की सरपंच व उसके पुत्र के बालों पर जू तक नहीं रेंगी। लेकिन कुमावत समाज के युवाओं ने इन स्थितियों को देखते हुए सुधार करने की ठानी, जो कस्बे के युवाओं सहित ग्रामवासियों के लिए एक प्रेरणास्रोत के रूप में काम करेगा। कुमावत समाज के युवाओं द्वारा की गई इस पहल की सर्वत्र सराहना की जा रही है। साथ ही अन्य समाज के युवाओं में भी इसी प्रकार की समाज सेवा करने की इच्छा जागृत होते हुए दिखाई दे रही है। इस सराहनीय पहल में कुमावत युवा ब्रिगेड के सदस्य दीपक कुमावत, आनंद कुमावत, विनय कुमावत, अमित कुमावत, अरविंद कुमावत, सुबोध कुमावत, चंद्र प्रकाश घोड़ेला, चंदू कुमावत, कालू कुमावत, भागचंद कुमावत, हरीश कुमावत आदि का सहयोग रहा। कोरोना की तीसरी लहर के संक्रमण के चलते सरकारी गाइडलाइंस व सर्वोच्च न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की वजह से पूरे देश व प्रदेश के सभी विभागों में अब ज्यादातर काम वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। उसके पीछे की मजबूरी हम सब जानते हैं। जान है तो जहान है। आज लगभग 2 साल से अधिक समय बीत चुका है, हमारी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हम सब ने किसी न किसी रूप में अपने परिवार के सदस्य या किसी अजीज मित्र को खोया है। कोरोना की तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में हमारे पास खुद की व परिवार की सुरक्षा करना पहली जिम्मेदारी है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हम सब अपने घरों में बैठकर ही अपना काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, टीचर्स, मीडियाकर्मी, सफाई कर्मी जहां कोरोना वॉरियर्स बनकर फील्ड में काम कर रहे हैं, वहीं हमारी न्याय व्यवस्था भी इन दिनों बहुत ही निष्ठापूर्वक अपना कार्य संपादित कर रही है। हमारे प्रदेश की सभी अदालतें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार करते हुए ऑनलाइन बहस सुन रही है। ऑनलाइन ही मेल पर ऑर्डर ट्रांसफर कर रही है। यही नहीं, ऑनलाइन स्टे एप्लीकेशंस पर बहस हो रही है। स्टे ऑर्डर दिए जा रहे हैं। जमानतें स्वीकार हो रही है। रिविजन्स डिसाइड हो रही है। ऐसा ही एक उदाहरण आज कस्बे के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने पेश करके दिखाया है, जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि अब हमारी न्याय व्यवस्था हमें घर बैठे सस्ता और सुलभ न्याय दे सकेगी। अब आपको घर बैठे सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। इस संबंध में उदाहरण देते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आज उन्होंने अपने मुवक्किल की पैरवी बांसवाड़ा की अदालत में अपने ऑफिस में बैठकर की। इसके अलावा अजमेर की पोक्सो अदालत में जमानत का आवेदन जरिए मेल भेजकर सुनवाई की। जिस प्रकार से सुगमता से यह कार्य हुआ है, इतनी सुगमता से यह कार्य आज से पहले कभी नहीं हुआ। अगर कोर्ट ऑनलाइन काम करने की बजाय खुले होते तो आज अधिवक्ता को कम से कम 400 किलोमीटर की यात्रा करके वहां जाना होता, जिसकी वजह से अनावश्यक समय व पैसा दोनों बर्बाद होता, जिसका खामियाजा मुवक्किल भी भुगतता तो अधिवक्ता भी भुगतता। अधिवक्ता के भी 2 दिन एक ही केस में खराब होते, जिसकी वजह से आर्थिक भार भी बढ़ता। हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने सदैव संकट मोचन का काम किया है। न्यायालय में इन दिनों अति आवश्यक मामलों में ही सुनवाई हो पा रही है। मेरी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति से यही गुजारिश है कि प्रत्येक पेटिशन में सुनवाई के लिए दोनों ऑप्शन कर देने चाहिए। पेटिशनर चाहे तो अपने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करे और चाहे तो भौतिक रूप से उपस्थित होकर करे। कोरोना संक्रमण की वजह से हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं में जो इस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, इस व्यवस्था को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमेशा के लिए लागू कर देने से न केवल सस्ते व सुलभ न्याय की परिकल्पना जो हमारे संविधान में अंकित है, साकार हो सकेगी, वरन हम अधिवक्ताओं की इस भाग दौड़ की जिंदगी से हमें निजात मिलेगी। हम हमारे घरों में बैठकर इत्मीनान से पैरवी कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने रविवार रात को 52 आईएएस का स्थानांतरण करते हुए प्रदेश के कई जिला कलेक्टर्स का स्थानांतरण करते हुए अजमेर के जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित का स्थानांतरण जल जीवन मिशन के सीएमडी के रूप में यहां से जयपुर किया है। प्रकाश राजपुरोहित के कार्यकाल की जिले भर में सराहना होते दिखाई दी है। सहजता व सरलता से आमजन से मिलने की वजह से उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की। कोरोना को लेकर उनकी जागरूकता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज तक सोशल मीडिया में उनकी बिना मास्क की फोटो वीडियो देखने को नहीं मिली है। अजमेर में बतौर कलेक्टर के ज्वाइनिंग के समय दूसरी लहर का खतरनाक प्रभाव था, तब से लेकर उनकी जागरूकता बेमिसाल है।
प्रशासन गांवों के संग शिविरों में उन्होंने जिले के लगभग हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अचानक से हुए तबादले से जनता को जोर का झटका धीरे से लगा है, लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है। बहरहाल अब अजमेर जिले की जिम्मेदारी पाली में पदस्थापित जिला कलेक्टर आईएएस अंशदीप को दी गई है, जिन्होंने आज सुबह प्रकाश राजपुरोहित से चार्ज लेकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 2013 बैच के आईएएस अंशदीप मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं तथा बीटेक किए हुए हैं। राजस्थान में बतौर आईएएस के रूप में जोधपुर, अलवर व भरतपुर जिले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त अंशदीप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निदेशक के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त बाड़मेर जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। बतौर जिला कलेक्टर के रूप में पाली के बाद अजमेर जिले की कमान संभालने वाले अंशदीप ने आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से आमजन सुरक्षित रहे, यह उनकी पहली प्राथमिकता है। अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की जो पहल चल रही है उसको अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अलावा जो चुनौतियां सामने आएगी उनका निस्तारण करेंगे। आमजन व सरकार के मध्य सामंजस्य बनाते हुए कुछ ऐसा करेंगे जिसे अजमेर की जनता सदैव याद रख सके। नए जिला कलेक्टर के व्यक्तित्व को देखते हुए जिले की जनता यह उम्मीद कर रही है कि वो भी जिले के लिए अच्छा कार्य करके आमजन को राहत पहुंचाएंगे, साथ ही अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाकर जिले का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। कोरोना महामारी व लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट से जूझते किसान की फसलें एक बार फिर खराब होने से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। देश व प्रदेश में कोरोना महामारी व लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी के शिकार किसानों को थोड़ी सी आस दिखाई दी थी, जो विगत दिनों ओलावृष्टि होने से उनकी उम्मीदों के सपनों को तोड़कर चली गई। इस प्राकृतिक मार की वजह से इन बेचारे अन्नदाताओं पर दोहरी मार पड़ रही है। एक और जहां कोरोना व लॉकडाउन से किसानों की आर्थिक हालत पहले से ही दयनीय हो चुकी थी, वहीं अब इन धरती पुत्रों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी है, जिससे इन किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। किसानों की फसलों का बीमा होने के बावजूद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिलने से किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। किसान लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि उनकी फसलों का मुआवजा उन्हें मिल सके। विगत दिनों भिनाई उपखंड के किसानों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फसलें खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग भी की थी। उस मांग पर कोई सुनवाई होती उसके पहले ही ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। दिखावे के तौर पर क्षेत्रीय विधायक सहित गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रभारी व पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इनको मुआवजा देने की मांग की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकी मांगों पर सुनवाई आखिर कब होगी। 4 व 5 डिग्री तापमान में जब हम लोग ठिठुरते रहते हैं, तब यह अन्नदाता खुले आसमान के नीचे किस प्रकार से अपनी फसल की रक्षा करके हम लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, जिसको खाकर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में आखिर कब इन अन्नदाताओं की सुनवाई होगी, यह सोचने का विषय है। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के उपरांत हृदय से जब भक्त और भगवान का नाता जुड़ जाता है, तभी वास्तविक रूप में भक्ति का आरंभ होता है। हमें स्वयं को इसी मार्ग की ओर अग्रसर करना है, जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है। भक्ति केवल एक तरफा प्रेम नहीं, यह तो ओतप्रोत वाली अवस्था है, जहां भगवान अपने भक्तों के प्रति अनुराग का भाव प्रकट करते हैं, वहीं भक्त भी अपने हृदय में प्रेमा भक्ति का भाव रखते हैं। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी के अनुसार उक्त उद्गार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा वर्चुअल रूप में आयोजित भक्ति पर्व समागम के अवसर पर उदयपुर सहित विश्व भर के श्रद्धालु भक्तों एवं प्रभु प्रेमी सज्जनों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इसका लाभ मिशन की वेबसाइट द्वारा सभी भक्तों ने प्राप्त किया। सद्गुरु माता जी ने आगे कहा कि जीवन का जो सार तत्व है वह शाश्वत रूप में यह निराकार प्रभु परमात्मा है। इससे जुड़ने के उपरांत जब हम अपना जीवन इस निराकार पर आधारित कर लेते हैं तो फिर गलती करने की संभावना कम हो जाती है। हमारी भक्ति का आधार यदि सत्य है, तब फिर चाहे संस्कृति के रूप में हमारा झुकाव किसी भी और हो, हम सहजता से ही इसी मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। किसी संत की नकल करने के बजाय जब हम पुरातन संतों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं, तब जीवन में निखार आ जाता है। यदि हम स्वार्थ की पूर्ति के लिए ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो वह भक्ति नहीं कहलाती। भक्ति तो हर पल हर कर्म को करते हुए ईश्वर की याद में जीवन जीने का नाम है। यह एक हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। केकड़ी मीडिया सहायक रामचंद टहलानी के अनुसार सद्गुरु माता जी ने अंत में कहा कि भक्त जहां स्वयं की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन को निखारता है, वहीं हर किसी के सुख दुख में शामिल होकर यथासंभव उनकी सहायता करते हुए पूरे संसार के लिए खुशियों का कारण बनते हैं।
इस संत समागम में देश विदेश से अनेक वक्ताओं ने भक्ति के संबंध में अपने भावों को विचार, गीत एवं कविताओं के माध्यम द्वारा प्रकट किया।